बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉर इज़ अप। आज हमने स्टार्ट करनी है ब्लड फिजियोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्लाज्मा प्रोटीन पे थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डिफरेंट बुक से वो डाली हैं। अब मैं आता हूँ सबसे पहले एरिथ्रोपोइसिस के ऊपर। एरिथ्रोपोइसिस से पहले हम हीमेटोपोइसिस को देख लेते हैं कि हीमेटोपोइसिस क्या होता है। एसेंशली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को बोलते हैं हीमेटोपोइसिस। ठीक है, हीमेटोपोइसिस के स्टेप्स बेसिकली ये हैं कि मल्टी पोटेंट हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल होता है हमारे पास जो इनिशियल सेल होता है। ठीक है, और दिस सेल इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है, इट इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। अब मैं गाइटन और जैपी दोनों की आपको क्लासिफिकेशन बता दूंगा। सो आवर डिपार्टमेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉलोज़ गाइटन, सो डू दैट। और आप लोगों के मेडिकल कॉलेज जो कि जैपी को अगर कोई फॉलो करता है, सो यू गाइस शुड फॉलो दिस जैपी कैटेगरी कैटेगराइजेशन। तो मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें बननी हैं। एक ने बाकी सारे ब्लड सेल्स बनाने हैं और एक ने हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स बनाने हैं। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हमारे पास हमेशा जो स्टेम सेल है ना वो कॉलोनीज़ बनाता है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स बनाता है, जिसमें हमारे पास CFU कॉलोनी फार्मिंग यूनिट स्प्लीन है जिससे बाकी सारे ब्लड सेल्स बनेंगे। और कॉलोनी फार्मिंग यूनिट हमारे पास उसको लिम्फोसाइट बोलते हैं या फिर लिम्फॉइड स्टेम सेल बोलते हैं। ठीक है, अब वो लिम्फॉइड स्टेम सेल से हमारे पास B सेल्स और T सेल्स बनेंगे, जबकि हमारे पास CFU स्प्लीन से ब्लास्टोसाइट बनेगा, CFUB। ठीक है, सी ए कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट से फिर हमारे पास बनता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो हमारे पास कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। अब CFU स्प्लीन से मज़ीद हमारे पास कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट बनता है। इससे हमारे पास ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और मोनोसाइट्स भी इससे बनेंगे। लेकिन ये वाला है CFU मोनोसाइट, इट इज़ बेसिकली एक्सक्लूसिव टू फॉर्मिंग, ठीक है, मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स वो वाले जो आगे जाके मेगा कैरियोसाइट्स बनाएंगे। ये वाले मोनोसाइट्स, ये तो मोनोसाइट्स बेसिकली मैक्रोफाज वाले हैं, ये मोनोसाइट जो हैं मेगा कैरियोसाइट वाले हैं जो कि बेसिकली प्लेटलेट्स बनाएंगे। ठीक है, जो कि बेसिकली आगे जाके उनके फ्रेगमेंटेशन होगी और वो प्लेटलेट्स बनेंगे। अब जैपी वाली क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं। जैपी ने ये क्लासिफिकेशन तो सेम है कि लिम्फॉइड स्टेम सेल बनेगा, लेकिन दूसरा सेल जो है उसने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट का नाम उसको दिया है। अब उस ब्लास्टोसाइट से तीनों बनेंगे, CFUE भी बनेगा, M भी बनेगा, GM भी बनेगा। यहाँ पे CFU स्प्लीन था, सो गाइटन वाले लोग गाइटन वाली फॉलो करें, एंड जैपी वाले जिनकी यूनिवर्सिटी में जैपी पढ़ाई जा रही है, यू गाइस फॉलो दिस कैटेगरी। बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं एथ्रोपोइसिस को। एथ्रोपोइसिस में आपने ये जो स्टेप्स मैं बताता जा रहा हूँ ना, एवरीवन नोज दैम। बेसिकली दीज आर द स्टेप्स, बूम। अब हमने स्टार्ट करना है। कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोब्लास्ट क्रिएट्स प्रोएरिथ्रोब्लास्ट दैट फॉर्म्स बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट that forms polychromatophil erythroblast, that forms orthochromatophil erythroblast, that forms reticulocyte, that forms erythrocyte. Everyone knows this. बट जैपी की कॉन्फ़िगरेशन भी हम देख लेते हैं। जैपी में बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट को अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट को इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, और ऑर्थोक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट को लेट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। नाउ एवरीवन नोज दिस, व्हाट पीपल डोंट नो इज़ के इन स्टेजेस पे हमारे पास क्या क्या हो रहा होता है। नाउ लेट मी टेल यू दैट। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे पास प्रोएरिथ्रोब्लास्ट स्टेज के ऊपर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन स्टार्ट्स। अब गाइटन में लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन अपीयर्स ड्यूरिंग पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज। इसको आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना कि बिगिनिंग कहाँ पे हो रही है। बिगिनिंग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में ही हो रही है, जिसकी वजह से हम इसे कंसिडर करते हैं प्रिकर्सर ऑफ RBC। ठीक है, CFUE से ये जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बन रहा है यहीं से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। और इस स्टेज पे न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होता है, प्रोग्रेसिवली साइज़ भी छोटा हो जाता है सेल का, और न्यूक्लियस भी छोटा होते होते डिसअपियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने थ्रू आउट याद रखना है। बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज राइबोसोम सिंथेसिस स्लो हो जाएगी। फिर पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट इज दैट स्टेज एट विच कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द
रेड ब्लड सेल, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर हमारे पास इतना हीमोग्लोबिन होता है कि हम स्टेन करके पता लगा सकते हैं कि इस सेल में वाकई हीमोग्लोबिन है। इससे पहले वाले स्टेजेस में बन रहा होता है लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता। अब ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर जो है साइज़ ऑफ द सेल मज़ीद छोटा हो जाता है और न्यूक्लियस जो है बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर निकलेगा दैट सेल कन्वर्ट्स इनटू रेटिकुलोसाइट एंड रेटिकुलोसाइट एंटर्स सर्कुलेशन, ठीक है। दिस रेटिकुलोसाइट एंटर्स सर्कुलेशन, और ये रेटिकुलोसाइट जब सर्कुलेशन में आ जाता है अभी भी इसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक ना हमारे पास सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज़ और हमारे पास रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, विच मीन्स स्टिल द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज गोइंग ऑन, विच मीन्स स्टिल द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज गोइंग ऑन। और इसके बाद फिर जब वो सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, वो हमारे पास गोल्जी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसॉल्व हो जाएंगे, देन इट बिकम्स मैच्योर एरिथ्रोसाइट एंड इट अटेन्स इट्स बाइकनकेव शेप एंड इट इज़ नाउ कॉल्ड अ मैच्योर रेड ब्लड सेल। सो बेसिकली अब हम डिस्कस कर लेते हैं एरिथ्रोपोएसिस वेयर अकर्स इन द बॉडी, एरियाज ऑफ एरिथ्रोपोएसिस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ना हमारे पास एरिथ्रोपोएसिस बिगिंस इन द योक सैक, और उस योक सैक के अंदर जो हमारे पास एरिथ्रोपोएसिस हो रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है। योक सैक वाली स्टेज को हम लोग मेसोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं। मिडल ट्राइमेस्टर ऑफ हमारे पास जो प्रेगनेंसी होती है ना, इन दैट केस हमारे पास एरिथ्रोपोएसिस हो रही होती है इन द लिवर एंड द स्प्लीन, ठीक है, इन द लिवर एंड द स्प्लीन। इसको हम बोलते हैं हिपैटिक स्टेज, ओके। मेसोब्लास्टिक स्टेज एंड हिपैटिक स्टेज बेसिकली लास्ट मंथ्स ऑफ जेस्टेशन पीरियड के अंदर जो हमारे पास एरिथ्रोपोएसिस होती है दैट अकर्स इन द रेड बोन मैरो, और वो बोन मैरो प्रेजेंट होता है हमारे पास ऑल बोन्स में, तब भी हमारे पास लिवर और स्प्लीन में हो रही होती है। हिपैटिक स्टेज है, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली लिवर और स्प्लीन में बनेगी। उससे पहले योक सैक में उसे मेसोब्लास्टिक बोलेंगे, हिपैटिक स्टेज बोलेंगे। उसके बाद जो ये रेड बोन मैरो के अंदर जो हो रही होती है इस स्टेज को बोलते हैं माइलॉइड स्टेज। दिस स्टेज इज कॉल्ड द माइलॉइड स्टेज। सो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप इज अंटिल 5 years ऑफ एज, अंटिल 5 years ऑफ एज चिल्ड्रन के अंदर एवरी बोन, ठीक है, ये याद रखना है कि ईच एंड एवरी बोन के अंदर देयर एरिथ्रोपोएसिस अकर्स। नेक्स्ट हमारे पास है कि अंटिल एंड आफ्टर 20 years ऑफ एज, 20 years ऑफ एज के बाद सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट बोन्स के रेड बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोपोएसिस होती है। इट इज़ कन्फाइंड टू ओनली द रेड बोन मैरो ऑफ द शॉर्ट बोन्स, क्योंकि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी शाफ्ट जो है उसके अंदर हमारे पास येलो बोन मैरो आ जाता है विच प्रोवाइड्स फैट एंड न्यूट्रिशन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो बोन में तो एरिथ्रोपोएसिस एंड बेसिकली हिमेटोपोएसिस इज कन्फाइंड टू द शॉर्ट बोन्स और उनके भी रेड बोन मैरो तक, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, दिस पॉइंट वाज रिटन इन जेपी कि इफ़ द बोन मैरो इज़ डिस्ट्रॉयड और फाइब्रोस्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो ब्लड सेल प्रोडक्शन है इट ऑल्सो कंटिन्यूज इन द लिवर एंड स्प्लीन इवन इन एडल्ट सब्जेक्ट्स। Okay, so boys and girls, now let's discuss erythropoietin's regulation mechanism. First of all, erythropoietin होती क्या है? It is a glycoprotein molecule, ठीक है, and it is also a hormone, ठीक है, glycoprotein hormone है। It is formed majority जो है it is formed in kidneys, 90% ये kidneys में फॉर्म होता है, and जो बाकी 10% है उसका भी मेजर पोर्शन जो है ये लिवर में प्रेजेंट होता है, लिवर में फॉर्म होता है, जिसकी वजह से इफ़ बोथ किडनीज ऑफ अ पर्सन आर रिमूव्ड दैट पर्सन बिकम्स सीवियरली एनीमिक, ठीक है। तो दैट पर्सन बिकम सीवियरली एनीमिक, जिसकी अभी हम रीज़न डिस्कस करेंगे कि हाउ इट इन्फ्लुएंसेस ब्लड प्रोडक्शन। अब इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 3 फैक्टर्स बेसिकली इन्फ्लुएंस दिस। बेसिकली हमारे पास एनीमिया, रेडिएशन एंड डिजीज़ दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो, ये भी आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाती हैं। एनीमिया चूँकि ब्लड सेल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आरबीसी का सर्कुलेशन लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिसेप्टर्स इन द किडनीज़ हैं एंड रिसेप्टर्स इन अदर ऑर्गन्स जो कि हमारे पास सेंस करते हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन अगर कम हो जाए उसको, तो हमारे पास एनीमिया, रेडिएशन कॉजेज़ हाइपरप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो। हाइपरप्लेजिया कहते हैं किसी भी सेल्स की या टिश्यूज़ की प्रोलिफरेशन को, बढ़ोतरी को, ठीक है ना, तो उस बढ़ोतरी को हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो स्टेम सेल्स अगर हो जाएगी तो दैट विल, क्योंकि स्टेम सेल ही ज़्यादा हो जाएंगे तो दैट विल इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन या जनरली ब्लड सेल प्रोडक्शन इन जनरल।
अब डिजीज़ दैट ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो या दैट डिक्रीज द ब्लड फ्लो, इसमें हमारे पास आ जाती हैं प्रोलॉन्ग्ड कार्डियक फेलियर, सम लंग डिसऑर्डर्स एंड सम थिंग्स लाइक दैट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एरिथ्रोपोएटिन करता कैसे है, हाउ एरिथ्रोपोएटिन या हाइपोक्सिया जो बेसिकली हमारे पास एक मेजर फैक्टर है एरिथ्रोपोएटिन सिंथेसिस का, हाउ दिस ऑल प्रोसेस कम्स टुगेदर एंड फॉर्म्स रेड ब्लड सेल्स। अब हाइपोक्सिया पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, दैट रिसेप्टर्स सेंस हाइपोक्सिया एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर HIF-1। ठीक है, HIF-1 की प्रोडक्शन जो है वो जो सेंसर्स हैं दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ HIF-1। दिस HIF-1 विल एक्ट ऑन द हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट हमारे पास ऑफ एरिथ्रोपोएटिन जीन। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन जीन बेसिकली प्रेजेंट होता है फाइब्रोब्लास्ट लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी में, फाइब्रोब्लास्ट लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ किडनी में। अभी जो HIF-1 है इट विल एक्ट ऑन दैट जीन and increase the production of, activate that gene and increase the production of erythropoietin। ठीक है, this HIF-1 will act on the gene, that gene will increase the production of erythropoietin। now let's move on कि erythropoietin कैसे रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन करवाता है। so basically erythropoietin जो है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का CFUE से, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन करवाएगा एंड ऑल्सो इट स्पीड्स अप द डिफ्रेंशिएशन। अब प्रोडक्शन जब करवाएगा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की, वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स, ये वाले सारे प्रोसेसेस होंगे हमारे पास, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट वगैरह ये वाले। एंड सेकंड जो काम होता है एरिथ्रोपोएटिन का वो है कि डिफरेंट हमारे पास जो सेलुलर प्रोसीजर्स हैं, जैसे बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट का बनना, फिर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट का बनना, फिर ऑर्थोक्रोमैटिक का बनना, इन प्रोसेसेस को भी स्पीड अप कर देगा। इन प्रोसेसेस को भी जब स्पीड अप कर देगा तो बेसिकली 10 टाइम्स देन नॉर्मल हमारे पास RBC प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ, ये ऊपर से एक दफ़ा आप लोग देख लें, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर, उससे एरिथ्रोपोएटिन बन रहा है, उससे फिर नीचे जाते जाते ये यहाँ तक जो है 10x स्पीड उसकी इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन की। सो नाउ बेसिकली वी कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ द मैच्यूरेशन ऑफ RBCs। आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैच्यूरेशन डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द सब्जेक्ट। ठीक है ना, हमारा जो पेशेंट आया है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जैसा है तो उसके RBC की मैचुरेशन भी हमारे पास उसी पे डिपेंडेंट होगी। अब देर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द मैचुरेशन, फॉर द फाइनल मैचुरेशन ऑफ RBCs, दैट आर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, अब इन दोनों का ना बेसिकली सिग्निफिकेंस ये है, इनका पर्पज़ ये होता है कि दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA। ये मैंने लिख भी दिया, दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA। और DNA में भी हमारे पास थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट जो है ना बेस, उसको इंसर्ट करने में इन दोनों का मेन पर्पस होता है, TTP थाइमिडीन ट्राईफॉस्फेट, तो एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस। नेक्स्ट अब फेलियर ऑफ मैचुरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फेलियर ऑफ मैचुरेशन बेसिकली फॉर्म्स मैक्रोसाइट्स। आप लोगों को मैंने पीछे भी बताया है कि प्रोग्रेसिवली साइज जो है हमारे पास RBC का छोटा होता जाता है एंड इट स्टार्ट्स अटेनिंग इट्स बाइकनकेव डिस्क पोजीशन, बाइकनकेव डिस्क शेप। ठीक है, तो मैचुरेशन फेलियर की वजह से मैक्रोसाइट्स बनेंगे और वो गोल होंगे। ठीक है, दे वुड नॉट बी बाइकनकेव डिस्क, दे वुड बी ओवल एंड फ्लिमजी मेम्ब्रेन होगी उनकी। फ्लिमजी मेम्ब्रेन का ये मतलब है जब भी हमारे पास स्प्लीन की साइनसेस में से गुजरेंगे दे विल बर्स्ट, या किसी भी हमारे पास कैपिलरी में से अगर वो गुजरेंगे, टाइट कैपिलरी में से गुजरेंगे, दे विल बर्स्ट। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड विल डिक्रीज। इनकी कैरिंग कैपेसिटी RBC वाली होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज 2 थिंग्स ओवल होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से सर्फेस एरिया कम हो जाता है, फ्लिमजी मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से फट जाते हैं। तो दीज कॉज फेलियर ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है पेरिनिशियस एनीमिया को, विच अकर्स ड्यू टू द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, विच अकर्स ड्यू टू द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अब एब्जॉर्प्शन फेलियर जो है ना बेसिकली विटामिन B12 का तब होता है जब अ जीन इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस इंट्रिंसिक फैक्टर इज डेफिशिएंट, या फिर हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है ना उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी या उसकी डीजनरेशन हो जाएगी, तो अब हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो नहीं बनेगा। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर का बेसिकली काम ये होता है कि B12 को सराउंड करके ना इसको पहली बात डाइजेशन से बचाना, दूसरी बात इसको अपने साथ ले के जाना, जो ब्रश बॉर्डर होता है ना इंटेस्टाइन का उसके ऊपर लग के एब्जॉर्ब हो जाना, और तीसरा काम इसका ये होता है कि इसकी ट्रांसपोर्ट बेसिकली जो है ना ये इसका ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, आप सबने मूवी देखी होगी ट्रांसपोर्टर, ठीक है ना, उसने सब्जेक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो ये भी इसको सराउंड करेगा, डाइजेस्ट होने से बचाएगा। दूसरी बात ये जो है हमारे पास इसको सराउंड करके इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर्स पे अटैच होगा, और तीसरी बात इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, नाउ
एब्जॉर्प्शन फेलियर अगर हो जाएगा हमारे पास विटामिन B12 का, तो बेसिकली हमारे पास आरबीसीज कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हो पाएंगे। जब वो कम्प्लीटली मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो हमारे पास मैक्रोसाइट्स जो हैं दे विल एंटर द सर्कुलेशन। सेकंड जो होती है हमारे पास, दैट इज़ द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी बेसिकली हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बेस पे ही होती है। और हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स और मीट्स के अंदर भी लिवर जो होता है, ठीक है, लिवर जो कलेजी होती है, दैट कंटेन्स फॉलिक एसिड। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट के अंदर भी लिवर कंटेन्स फॉलिक एसिड। तो वो फॉलिक एसिड जो है जब हम कुक करते हैं किसी वेजिटेबल को या हम इसी लिवर के गोश्त को ही देख लें, तो अगर ओवर कुक हो जाए ना हमारे से, तो दैट फॉलिक एसिड डीनेचर्स और उसको फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उसका हमारी डाइट के अंदर आने का। सो बेसिकली फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड द विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉज इम्प्रॉपर या इमेच्योर जो है ना हमारे पास RBCs टू एंटर द सर्कुलेशन विच आर मैक्रोसाइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर मी फॉर दिस वीडियो। होप यू गाइज एंड गर्ल्स गॉट माई पॉइंट्स। अगर इसमें से मैं कुछ मिस कर गया हूँ तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। बेसिकली ये वीडियोज़ का पर्पज़ ये है कि आप पहले ये वीडियो देखें, देन इफ़ यू रीड फ्रॉम गाइटन और जेपी, तो आप लोगों को बेसिकली एक पिक्चर आपके जहन में होगी कि आपने पढ़ाई कैसे करनी है। और जब जो आप पढ़ते जाएंगे उसमें से अगर कुछ चीज़ें मैं स्किप कर गया हूँ तो यू कैन गेट देम फॉर योर सेल्फ। सो होप यू गाइज एंड गर्ल्स एंजॉयड दिस वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ। पीस।